हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है। ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 का साइंस का, एक वीडियो इसकी अभी तक अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इस वीडियो में हम 11 से लेके 16th तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बस आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखो, ये 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC में नामकरण कीजिए। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे हमें दो कंपाउंड्स दिए हैं, हमको इनका यहाँ पे IUPAC नेमिंग करनी है। तो देखो ध्यान से, जो ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O और H, इसमें सबसे पहले हम काउंट करेंगे कार्बन नंबर। कार्बन कितने हैं इसमें? 2। और अगर कार्बन एक होता है उसके लिए मेथ यूज़ करते हैं और 2 कार्बन होते हैं तो एथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ आएगा। एथ के बाद हम ये देखेंगे, जब कार्बन काउंट कर लिए, कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। हमें देखना है कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो, ये CH3 और ये है कार्बन, इधर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि ये एन होगा। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन होता है। ठीक है, एथ हो गया 2 कार्बन के लिए और एन हो गया तो एथेन। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह देखेंगे। क्या है यहाँ पे? CHO, और CHO होता है एल्डिहाइड, जिसके लिए लगाते हैं हम लास्ट में अल। तो नाम हो जाएगा हमारे कंपाउंड का एथेन प्लस अल, दैट मीन्स एथेनल। एथेनल हो गया फर्स्ट कंपाउंड। सिर्फ एथेनल ही नाम लिखना है, ये एथेन प्लस अल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड वाला कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो इसमें भी सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं प्रोप। उसके बाद हमें देखना है, ठीक है, प्रोप हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। कहीं पे भी आपको डबल या ट्रिपल दिख जाए तो उसको देखना है। देखो यहाँ पे इस कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है, एल्काइन, यानी लास्ट में आइन लगाते हैं। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हुआ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन हुआ, तो प्रोप प्लस आइन नाम बन जाएगा कंपाउंड का प्रोपाइन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया एथेनल और सेकेंड वाला हो गया प्रोपाइन। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन बताना है और इसमें मस्तिष्क का क्या रोल है ये बताना है। तो देखो, हमारा शरीर जो अचानक किसी भी बाहरी वातावरण में जो भी कोई चेंज हो रहा है उसके प्रति जो क्रिया करता है उसको प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हिंदी में, किसी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन यानी जो भी वातावरण में परिवर्तन हो रहा है उसको उद्दीपन बोलेंगे। किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे कोई भी गर्म चीज़ है, उसमें हमारा हाथ पड़ा, हम एकदम से हाथ हटा लेंगे तो जो वो गर्म है ना, वो एक उद्दीपन हो गया, यानी हमने उसके प्रति क्रिया की है एकदम। तो बिना, इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता। मस्तिष्क के बिना हस्तक्षेप के जो हमारा शरीर क्रिया करता है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई, मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता। पर पेपर में पूछा है कि मस्तिष्क की क्या भूमिका है, क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो, प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती, इनको मस्तिष्क कंट्रोल नहीं करता। इनको कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु, यानी जो स्पाइनल कोड होता है, ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक है मतलब इन्हें हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा और कि भाई मैं जब मेरा मन करेगा तब हटाऊंगा। हम जैसे ही हाथ पड़ता है, कोई भी चीज़ ऐसे गर्म लगती है या कहीं पे कट लगता है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती हैं, लेकिन मस्तिष्क तक इनकी सूचना पहुँचती है क्योंकि मस्तिष्क से हम सोचने समझने की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क का इनमें कोई रोल नहीं होता, ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं और वातावरण में कोई भी जो परिवर्तन आए उसके प्रति जो शरीर अनुक्रिया करता है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में देखो, रिफ्लेक्स एक्शन रेफर्स टू एन इनवॉल्यूंटरी और इमीडिएट एक्शन बाय ह्यूमन बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ह्यूमन बॉडी जो इमीडिएटली रिएक्ट करती है उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ब्रेन का क्या रोल होगा? रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल बाय द ब्रेन, इसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, बस स्पाइनल कोड तक जो मैसेज आता है और स्पाइनल कोड से ही जो मैसेज मिलता है, डायरेक्शन मिलती है मसल्स को, वो मूव करती हैं और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है।
Since this action takes minimal thought and is carried out quickly, the spinal cord is primarily responsible for controlling it. क्योंकि ये जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये बहुत थोड़े से टाइम में हो जाते हैं और ये इतनी जल्दी होते हैं कि अगर मैसेज ब्रेन तक जाएगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा। बस स्पाइनल कॉर्ड ही डायरेक्शन दे देती है मसल्स को और एकदम से बॉडी मूव करती है, रिएक्ट करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्सिबल होती है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ब्रेन का इसमें कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? वेयर डू प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो पहले हिंदी में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हो कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखना है 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट में ही लिखना है। ओके, तो देखो पहले हिंदी में, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यानी कि हरे पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश को अवशोषित करता है और रंध्र के द्वारा जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल, जो पौधे की जड़ें हैं वो जल को अवशोषित करती हैं। तो इन सब का यूज़ करके पौधे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये जो कच्ची सामग्री है, कच्ची सामग्री यानी क्या क्या यूज़ हुआ है इसमें, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। ये पौधे को कहाँ से मिलेंगी? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करेंगे पौधे, जल पौधों की जो जड़ें होती हैं वो भूमि से प्राप्त करती हैं जल को, और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पौधों में जो क्लोरोफिल उपस्थित होती है वो सूर्य से, क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करना। तो क्लोरोफिल है जो वो सूर्य से अवशोषित करती है सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, इंग्लिश में देखो, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच फोटोट्रॉप्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विच इज़ लेटर यूज टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज़। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको फोटोट्रॉप्स यानी जो लाइट से वो करते हैं, सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड को सिंथेसिस करते हैं। वो लाइट एनर्जी को यानी सन की जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में यानी कि फूड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे फिर बॉडी के अंदर जो प्लांट बॉडी है सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। जो केमिकल एनर्जी है वो शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर रहती है। ठीक है, और कैसे किस से बनती है, विच आर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। और क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू उसको ऑब्टेन करते हैं। वाटर है, प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द अर्थ एंड ट्रांसमिट इट टू द लीव्स वाया देयर रूट्स। रूट्स के थ्रू प्लांट वाटर को का इंटेक करते हैं रूट से। सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट दैट द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये 13th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? What is hypermetropia? What types of lens is used for correcting hypermetropia? तो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस क्या होती है उसकी बात करनी है यहाँ पे। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं देना आंसर। देखो पहले हिंदी में, दूरदृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि कह दो या दूरदृष्टि कह दो, एक ही बात है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो क्लियर दिखेंगी लेकिन पास की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है ना। निकट बिंदु का मतलब क्या है? वो न्यूनतम दूरी जिस पे हमारी आंखों कोई भी वस्तु क्लियरली दिखाई देती है। तो वो निकट बिंदु नॉर्मली ये 25 सेंटीमीटर होता है एक हेल्दी इंसान के लिए, लेकिन जब वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है तो फिर हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी हुई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारा निकट बिंदु दूर हट जाता है, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इनका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। इसको दूर करने के लिए ये भी पूछ रखा है किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है। हमें इसमें किरण आरेख या रे डायग्राम नहीं देना क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना ही पूछा है।
इंग्लिश में देखो, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। ऐसे पर्सन को, ऐसे आदमी को जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, उनको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिख जाते हैं, लेकिन जो नियर बाय के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली वो नहीं देख पाते। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर। जो उनका नियर पॉइंट होता है, नॉर्मल नियर पॉइंट, वो कुछ पीछे हट जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके जो ये प्रॉब्लम है इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें इतना ही पूछना था, इतना ही आंसर देना है आपको 2 मार्क्स में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 15th को देखो, 14th के बाद 16th आया है, तो 15th क्वेश्चन इसका मतलब वो डिलीटेड चैप्टर्स में से था, तो उसको नहीं कर रहे हैं। 16th क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू अ रिएक्टिव मेटल। जब भी एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही आंसर देना है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू अ रिएक्टिव मेटल। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट? इसका देखो आंसर, आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। आयनिक कंपाउंड से इसका मतलब उसमें विपरीत आवेशित आयन, एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा। तो प्लस माइनस के बीच में जो आकर्षण बल होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। तो उन आकर्षण बलों को, उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा देनी होगी। ठीक है, मजबूत अंतरायनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा। तो इसीलिए इनके जो क्वथनांक होते हैं, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जब वो बॉयल करना, उबलना स्टार्ट कर देगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जब वो अपने बॉन्ड तोड़ के अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर इसमें गलनांक का पूछे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का पूछे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तभी यही आंसर रहेगा। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी यही होगा, मेल्टिंग के लिए भी। इंग्लिश में देखो, देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन इन आयन्स इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में जो ऑपोजिटली चार्ज आयन है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और हीट एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब है उनको बॉइलिंग पॉइंट तक आने के लिए, उनको बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होगी। देयरफॉर दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, इसीलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, हिंदी में हो जाएगा हीरा एंड ग्रेफाइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।